नमस्कार, मैं सत्यचंद लक्की स्टडी पॉइंट से। द स्टडी पॉइंट की क्लासेस लगातार चल रही हैं और एसएससी जीडी के पेपर के लिए 30 प्रश्न लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, तो कृपया ध्यान दें और मनन करें। देखिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। जी हाँ, ये प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं हम कि किस प्रश्न के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रश्न पहले भी परीक्षा में आ चुके हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, किस पर निर्भर करता है, आपको निश्चित तौर पे पता हो, केटी शाह ने कहा था ये बेयरर चेक है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जी हाँ, इसका उत्तर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगर सरकार के पास संसाधन होंगे तो वो देंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जी हाँ, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, छोटी परीक्षाएं, उसमें अक्सर पूछा जाता है ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और आपको बताते चलें कि दूसरी बैठक 11 तारीख और तीसरी 13 तारीख को हुई थी। ये द स्टडी पॉइंट क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ अपने छात्रों को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, अस्थायी तो हम जान गए कि कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इस पे चर्चा होती है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपको बताते चलें कि मूल अधिकार जो है वो हमारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और राज्य के निर्देशक तत्व तो ऐसे हैं जो कि राज्यों की सुविधा के अनुसार, जैसा कि पहला क्वेश्चन था उसके अनुरूप हम आपको बताते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है वह राज्य दे सकता है, और ये न्याय योग्य भी नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये न्यायालय में जाने योग्य नहीं है। आप नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि अपना कर्तव्य पालन करे, वह कौन सा है। जी हाँ, प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा। जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है, वो अपना आदेश पालन करें, वह क्या है। यह आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, हैबियस कार्पस, मैंडमस तमाम आदि। इसका उत्तर जो है वह है कि परमादेश। परमादेश के तहत हम किसी को आदेश देते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये अक्सर मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि जब पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कि इस अनुच्छेद में से 395 अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद निकाल दिया जाए जिससे संविधान मृतप्राय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32 को अगर संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान मृतप्राय हो जाएगा, और उन्होंने इसे हृदय और आत्मा भी कहा है। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, यानी 21 को 86वां संविधान संशोधन 2002। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत 21 का जुड़ा था, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 सबको पता है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रस्तावना जो कि संविधान की कुंजी मानी जाती है। समाजवाद, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष, यह सभी जोड़े गए थे। जी हाँ, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको अभी जब पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है इससे पहले 21 का, उसी से रिलेटेड है ये, बस इसको ध्यान रखना है कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। यानी हम देख सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, उसके तहत दो चीज़ें जुड़ती हैं, 21 का और मूल कर्तव्यों में 11 जो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 11वां तत्व भी जुड़ जाता है। अभी तक 10 तत्व थे। अगला प्रश्न, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। उक्त नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपको मैं क्लास में बता चुका हूँ। क्या है, फिर से प्रश्न पढ़िएगा। तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उक्त नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में सम्मिलित किए गए हैं? यानी अनुच्छेद 45। अगला, भारत है एक, ये आपको हमेशा यूनियन ऑफ द स्टेट, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ होगा। जब आप अनुसूची प्रथम और भाग 1 पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र होता है। अगला, किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकालिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया? जैसे सर की उपाधि दे दी जाती थी कि ये आप सर की उपाधि ले लिया, ठीक है, वायसराय कर दिया, या तमाम सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। जी हाँ, सेना व शिक्षा संबंधी, जैसे आप डॉक्टरेट लगा देते हैं, पीएचडी होल्डर हो गए, आपने डॉक्टर लगा दिया, तो आप यह डिग्री लगा सकते हैं। सेना में कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, तमाम आप उपाधियों को धारण कर सकते हैं, परंतु कभी भी अन्य उपाधियां धारण आप नहीं कर सकते हैं। इसका जिक्र स्पष्ट तौर पे अनुच्छेद 18 में किया गया है। यह एकदम जहन में ये बिठा लीजिए, यह समता और समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं। हमारा प्रथम मूल अधिकार जो शुरू होता है वो समता या समानता का अधिकार शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? और यह है मूल अधिकार। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मूल अधिकारों का उल्लेख यानी भाग 3 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से कौन सा सही है? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, मूल अधिकार अमेरिका। उक्त सभी युग्म सत्य हैं। जी हाँ, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तथा संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संप्रभुता का निकास है। भारतीय संप्रभुता का निकास है, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, जनता में। जी हाँ, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें तो इसको क्या कहा जाएगा? हम अक्सर देखते हैं संसदीय प्रणाली में, हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अक्सर
स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मंच समर्पण करना। जी हाँ, ये टेक्निकल भाषा है, मंच को समर्पित करना। निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में से किसमें कोई परिचित जनजाति समूह नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राज्य संघीय क्षेत्रों में से किसमें कोई परिचित जनजाति समूह नहीं है? जी हाँ, चंडीगढ़ में। संसद के 2 अधिवेशनों में, ध्यान दीजिएगा, संसद के 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह किस पर आधारित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे कि हम देखते हैं कितने सत्र होने चाहिए, तो हमेशा कभी भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आप सत्र कितने भी चला लीजिए, 4 चला लीजिए, 5 चला लीजिए, लेकिन 6 माह से अंतर नहीं होना चाहिए, और ये संविधान के प्रावधानों पर आधारित है। निम्न शक्तियों में से कौन सी शक्ति लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है? ऑप्शन है, संविधान में संशोधन केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। धन विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमेशा अपने जहन में बिठाए रहिएगा। ये क्लास में मैं कई बार बता चुका हूँ, संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है, अनुच्छेद 368। संसद की किस अस्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा का जो सम्मिलित वो है, लोक लेखा समिति में भी हम देखते हैं कि उसमें सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, जी हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का क्या पद होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद यहाँ पे संसद द्वारा 1977 में पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ये हमेशा जहन में बिठाई रहिएगा। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद जो है वो संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को, जी हाँ, ये हमेशा ये आता है कि क्या मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखिए। राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को? किसको है? जल्दी बताइए। ये प्रश्न आ चुका है। उच्चतम व उच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत, फिर से पढ़िएगा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और गैर कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? हम किसकी बात कर रहे हैं या बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल, यानी जो पार्टी सत्ता में है, यानी जिसकी सरकार है, कांग्रेस और गैर कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? वह है अनुच्छेद 356, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात। 352 में हम देखते हैं वो राष्ट्र पे जब लगता है आपातकाल तब की बात है। 356 हम देखते हैं जब राज्यों में लगता है। 360 हम वित्तीय आपात देखते हैं। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? जी हाँ, प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीतिशक सिद्धांत। राज्य के नीतिशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अपने नागरिकों को देता है। 44वें संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वह कौन सा मूल अधिकार है? यह मैं अक्सर बता चुका हूँ। अनुच्छेद 21 की यहाँ पे बात की जा रही है और यह है बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, क्या है? हमेशा याद रखिएगा
21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का निलंबन बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है। ये किसने लिखा है? यहाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, थ्योरी टाइप हो गया है। तो देखिएगा, संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर। यह किसने लिखा है, यानी किस राइटर ने, किसने ये थ्योरी दी थी कि मूल अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता और इनकी जो वास्तविकता है उसमें बड़ा अंतर है, यानी होता कुछ है लेकिन दिखता कुछ है। ये नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा था। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, किसने लिखा था? नॉर्मन डी पॉमर ने।